हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की जो लेटेस्ट 7th एडिशन देखने को मिलती है उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि एम लक्ष्मीकांत सर की देखने को मिलती है। ऑलरेडी हम बहुत से लेक्चर देख चुके हैं, अराउंड 40 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिनमें हमने 1 to 13 चैप्टर्स ऑफ दिस एम लक्ष्मीकांत 7th एडिशंस कवर किए हैं डिटेल्स में, जो आपको इसी चैनल्स पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखने को मिलेंगे, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स। ऑलराइट, और प्रेजेंटली जो हमारा चैप्टर गोइंग ऑन है वो है चैप्टर 14, जिसकी बात करते हैं हम, जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस। ऑलरेडी इस चैप्टर्स के भी हम 3 to 4 लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल्स के अंदर, जिनमें हमने बात की थी कि सेंटर और स्टेट के बीच में किस टाइप के रिलेशंस देखने को मिलते हैं। फर्स्टली हमने बात की थी लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। लेजिस्लेटिव का मतलब अगेन क्या होता है, लॉ मेकिंग। तो सेंटर किस डोमेन में लॉ बना सकता है, क्या क्या उसकी टेरिटोरियल एग्जिस्टेंस होते हैं, वैसे ही सिमिलरली स्टेट किस तरीके से लॉ बना सकता है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी ग्रेटर डिटेल में लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि फर्स्ट टाइप के रिलेशन थे। सेकेंडली हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, और जिसको हमने बोला था एग्जीक्यूटिव रिलेशंस भी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या बात करते हैं, तो जो लेजिस्लेचर रिलेशंस के थ्रू लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाए होते हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव्स। और इस टाइप के रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप्स की लिमिटेशंस देखने को मिलती है, सारी हमने क्या बात की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में बात की थी। उसके बाद थर्ड और लास्ट टाइप के हमने रिलेशंस हमने स्टार्ट किए थे, जो कि है फाइनेंशियल रिलेशंस। और फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर भी हमने अलग अलग टाइप्स के फाइनेंशियल रिलेशंस की बात की थी। जैसे कि हमने बात की थी कि भाई फाइनेंशियल रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 पार्ट 12 के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग एस्पेक्ट देखे थे। ये एस्पेक्ट क्या थे, फर्स्टली हमने बात की थी अलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग पावर, सेंटर की क्या है यानी कि पार्लियामेंट की क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर्स की क्या है। इसके बाद हमने बात की थी लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। और जो लास्ट लेक्चर देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, उसके अंदर हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात की थी, जो कि था 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 2000 का था और ये जो था 101 ये 2016 का था। ये दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट माने जाते हैं जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये चीज़ें हमने ग्रेटर डिटेल में देखी थी, अमेंडमेंट क्या थे क्या नहीं थे लास्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस अमेंडमेंट से रिलेटेड और पास जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ रिफ़र करिए चैप्टर्स को, वीडियो लेक्चर्स को, जो अवेलेबल है इसी चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है, हमारी जो ये जो इनिशिएटिव है ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुंच सके और साथ ही साथ एक अवेयर सोसाइटी बने। ऑलराइट, तो चलिए आज के लेक्चर्स की हम बात करते हैं जो इसके ही आगे होने वाला है, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, अलोकेशन ऑफ अ टैक्सिंग पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू के अंदर ही हम देख रहे थे। तो हमने बात की थी अमेंडमेंट की 18th एंड 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट क्या करता है, इसने बहुत से चेंज किए थे जो कि टैक्स के रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं सेंटर एंड द स्टेट के। ये चेंजेस क्या थे, फर्स्ट चेंजेस की बात करें हम तो हमें आर्टिकल 268 देखने को मिलता है। आर्टिकल 268 क्या बात करता है, ये बात करता है टैक्स लेवी बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। मतलब इस टाइप के टैक्सेस की बात करता है जो सेंटर इम्पोज करता है, बट उसका कलेक्शंस और उसका अप्रोप्रिएशंस वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट्स के द्वारा। और ये आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशंस का देखने को मिलता है, आर्टिकल 268। इस कैटेगरीज के अंदर हमें देखने को मिलती है, एक तो बात करें हम स्टैम्प ड्यूटीज़, इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बहुत सारे चेक्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट्स देखने को मिलते हैं, पॉलिसीज़ ऑफ द इंश्योरेंस देखने को मिलते हैं, इसके अलावा ट्रांसफ़र्स ऑफ द शेयर एंड द अदर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ दिस ड्यूटी लेवी विद इन एनी स्टेट डो नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी प्रोसीड्स आती है इस आर्टिकल्स के तहत, जो भी ड्यूटीज़ ये हमने बात की, प्रोमिसरी नोट, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब जो हैं नहीं होते हैं पार्ट एनी स्टेट मतलब
proceeding of this duty levy within any state do not form a part of the consolidated fund of India but are assigned to that state. मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर ये सारी चीज़ें अगर इम्पोज की जाएगी तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट के अंडर है, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर। सेकेंड चेंजेस क्या आते हैं तो अंडर आर्टिकल 269 हमें देखने को मिलते हैं। ये बात करता है टैक्स लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको, तो इसके अंदर जो टैक्सेस इंक्लूड होते हैं वो होते हैं टैक्सेस ऑन द सेल और द परचेज ऑफ अ गुड्स, रिमेंबर अदर देन न्यूज़पेपर इंक्लूड नहीं होते हैं। इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर अगर सेल होता है गुड्स का तो वो चीज़ें किसके अंदर कवर होती है, अंडर आर्टिकल 269। अदर देन दैट टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और द कॉमर्स। अगेन ट्रेड एंड कॉमर्स इंटर स्टेट देखने को मिले, गुड्स का कोई भी कंसाइनमेंट ऐसा आता है तो उस पर भी क्या लगाए जाते हैं, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं जो कि असाइन किए जाते हैं स्टेट को अंडर आर्टिकल 269। इसके अलावा द नेट प्रोसीडिंग ऑफ दिस टैक्सेस डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगेन जिस तरीके से नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस अंडर आर्टिकल 268 जो था स्टेट्स को जो अप्रोप्रिएट कर रहा था वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आ रहा था, सेम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। 269 के अंदर जो भी प्रोसीड्स होती है टैक्सेस की वो अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं आती है। रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा थर्ड टाइप की बात करें हम तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 269A। अगेन आर्टिकल 269 क्या बोलता है, बात करता है लेवी एंड द कलेक्शंस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और द कॉमर्स। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, ट्रेड होता है, तब किस टाइप्स के गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस लगाए जाते हैं उसकी बात करता है आर्टिकल 269A, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST की ही बात करता है। ये क्या बात करता है कि GST ऑन द सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और द कॉमर्स आर लेविड एंड द कलेक्टेड बाय द सेंटर बट दिस टैक्स इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट in the manner provided by the parliament on the recommendation of a GST council। मतलब कोई भी दो स्टेट्स हैं या फिर मेनी स्टेट्स हैं, होता क्या अंडर 269A हमें देखने को मिलती है GST काउंसिल। ये क्या होती है, एक ऐसी बॉडी है जो कि सेंटर और स्टेट जो हैं वेरियस स्टेट्स इसका पार्ट होते हैं। ये लोग जो भी डिसीजन लेते हैं उसको क्या करती है, पार्लियामेंट जो है अप्रूव करती है, और जो डिसीजन GST काउंसिल्स के थ्रू लिए गए वही पार्लियामेंट क्या करती है, टैक्सेस को इम्पोज करती है। ये जो GST काउंसिल डिसाइड करती है इसमें क्या होता है, सेंटर ही टैक्स को लगाता भी है तो सेंटर ही टैक्स को कलेक्ट भी करता है, बट जो डिविजिबल पूल टैक्सेस का देखने को मिलता है यानी जो कलेक्शंस होता है वो क्या होता है, सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच में शेयर किया जाता है। ये बात करता है GST काउंसिल्स और उससे रिलेटेड प्रोविज़न की आर्टिकल 269A। ऑलराइट, इसके बाद हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 क्या बात करता है, ये बात करता है टैक्सेस लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अगेन दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस एंड द ड्यूटीज रिफर टू इन द यूनियन लिस्ट। तो इसके अंदर जनरली कौन कौन से टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ की बात होती है, जो कि कहीं ना कहीं सेंटर का डोमेन है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का डोमेन है, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है हमें यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अब यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, कौन कौन से एक्सेप्शंस है जो क्या है इसके अंदर कवर नहीं होते हैं 270 के अंदर। पहली चीज़ ड्यूटीज़ एंड द टैक्सेस रिफर्ड टू इन आर्टिकल 268 और आर्टिकल 269 एंड आर्टिकल 269A। इसमें जितने भी टैक्सेस और ड्यूटीज़ लगा दिए वो कहीं ना कहीं क्या है इसके अंदर आर्टिकल 270 के अंदर कवर नहीं होंगे। इसके अलावा कोई भी सरचार्जेस हो गए ऑन द टैक्स एंड द ड्यूटीज़ रिफ़र टू इन द आर्टिकल 271। हम देखेंगे आर्टिकल 271 क्या है, तो इसके अंदर जो भी सरचार्जेस लगाएगा। अब याद रखना दो टर्मिनोलॉजीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, सरचार्ज और सेस। दोनों का मीनिंग क्या होता है, तो दोनों क्या होते हैं, एक टाइप के टैक्स ऑन टैक्स हैं, टैक्स ऑन टैक्स हैं, टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाए जाते हैं। कोई लग्जरी आइटम्स ली जाती है, खास करके जो लग्जरी आइटम्स होती हैं उनके ऊपर, या फिर कोई बिलियनर्स होते हैं जिनकी इनकम बिलियंस में होती है उनके ऊपर जनरली लगाए जाते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, तो रिमेंबर सेस जो होता है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन सेस लगाया गया है तो वो क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स यानी कि टैक्स कलेक्शंस किया गया है।
और वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए ही वो फंड का यूज़ किया जाएगा। तो सेस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है और उसी के लिए यूटिलाइज होता है। इसके अलावा सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज क्या होता है, ये भी टैक्स ऑन टैक्स ही है, बट इसका पर्पस जो है वो फिक्स नहीं होता है। इसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर सबमिट किया जाता है, जमा कराया जाता है और इसका पर्पस फिक्स नहीं होता है। ये कोई भी गवर्नमेंट वेलफेयर सर्विसेज स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये बेसिक सा फ़र्क है सरचार्ज एंड सेसेस के अंदर। रिमेंबर दिस थिंग, सेस जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं, जबकि सरचार्ज जो है उनके ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होते हैं। तो जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं कहीं ना कहीं अंडर आर्टिकल 270, उनमें एक्सेप्शंस क्या है कि ये जो 3 आर्टिकल्स के अंदर जो भी टैक्सेस कवर किए गए वो 70 के अंदर नहीं आएंगे। इसके अलावा सरचार्ज ऑन द टैक्स एंड द ड्यूटीज़ जो आर्टिकल 271 के अंदर सरचार्ज की हम बात करेंगे वो भी इसके अंदर कवर नहीं होती है। और एनी सेल्स लेवी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, अगेन स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो इसमें कैसे कवर हो सकता है, क्योंकि वो तो पर्पस उसका डिफाइन किया गया तो वो पर्पस के लिए यूज़ होगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 270। इसके बाद बात करें आर्टिकल 271 क्या था, जो कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन था 270 के अंदर। तो ये बात करता है सरचार्ज ऑन द सर्टेन टैक्सेस एंड द ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ सेंटर। मतलब सेंटर क्या करता है, सरचार्ज लगाता है सर्टेन के ऊपर और सर्टेन पर्पस के लिए क्या होता है, सरचार्ज के फॉर्म में टैक्सेस इंपोज किया जाता है सेंटर के द्वारा अंडर आर्टिकल 271। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट कैन एनी टाइम लेवी द सरचार्जेज ऑन द टैक्स एंड द ड्यूटीज़ refers to in article 269 और 270 में जो सरचार्ज की बात की गई है वो चीज़ें क्या है, पार्लियामेंट इम्पोज कर सकती है। रिमेंबर, नॉट द गवर्नमेंट, मिनिस्टर यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द प्राइम मिनिस्टर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, बट पार्लियामेंट इम्पोज कर सकती है थ्रू द लॉज। अगेन इसके अलावा द प्रोसीडिंग ऑफ सच अ सरचार्ज गो टू द सेंटर एक्सक्लूसिवली, इन द अदर वर्ड द स्टेट हैव द नो शेयर इन दिस सरचार्जेस। हाउएवर द जीएसटी की जब हम बात करते हैं वो एग्जाम की जाती है फ्रॉम दिस सरचार्जेस। इन अदर वर्ड्स दिस सरचार्जेस कैन नॉट बी इम्पोज ऑन द जीएसटी। तो जीएसटी पे सरचार्जेस नहीं इम्पोज किए जा सकते, क्योंकि सरचार्जेस जो है और सेसी जो है उसका फंड सेंटर स्टेट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट सेंटर करे ये ज़रूरी नहीं है, बट जीएसटी में जो कलेक्शंस होगा वो तो सेंटर को स्टेट्स के साथ, वेरियस स्टेट्स के साथ शेयर करना होगा। तो ये चीज़ें भी इसके अंदर नहीं कवर होती है। इसके अलावा हम बात करें टैक्सेस लीवी एंड द कलेक्टर एंड रिटेन बाय द स्टेट्स। अब स्टेट्स के प्रॉपर डोमेन में क्या कौन कौन से टैक्सेस हैं उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या देखने को मिलते हैं कि ये जो टैक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली स्टेट के जुरिसडिक्शंस के अंदर आते हैं। और ये चीज़ें अगर एक्सक्लूसिवली स्टेट के जुरिसडिक्शन में होगी तो कहाँ होगी, स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन की गई होगी। और ऐसे 18 नंबर्स अलग अलग टैक्सेस देखने को मिलते हैं जो स्टेट्स के एक्सक्लूसिव डोमेन में है। जैसे कि हम बात करें भाई लैंड रिवेन्यू है, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम है, ड्यूटीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेस टू द एग्रीकल्चर लैंड, एस्टेट ड्यूटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, टैक्सेस ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग, टैक्सेस ऑन द मिनरल राइट्स, ड्यूटीज़ ऑफ द एक्साइज ऑन द अल्कोहल लीकर ह्यूमन कंजप्शंस के लिए, टैक्सेस ऑन द कंजप्शंस ऑफ द सेल और द इलेक्ट्रिसिटीज़ हो गया। इसके अलावा टैक्सेस ऑन द गुड्स, टैक्सेस ऑन द व्हीकल्स, टोल्स, कैप्शन टैक्सेस, ये वेरियस 18 टाइप्स के टैक्सेस देखने को मिलते हैं जो एक्सक्लूसिव डोमेन किसका देखने को मिलता है, हमें एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द स्टेट देखने को मिलता है। रिमेंबर दिस थिंग्स 18 जैसे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, कुछ बात की हमने जो कि हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। ये कुछ आर्टिकल्स हमें रिमेंबर करने हैं, 268, 269, 269A, 270, 271 और एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शंस ऑफ द स्टेट जो कि स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। टोटल 18 नंबर ऑफ टैक्सेस। और ये जनरली क्या है, स्टेट लिस्ट के तो ऑब्वियसली क्या होंगे, स्टेट के लिए इंपॉर्टेंस होंगे, इसीलिए क्या है ये एक्सक्लूसिव डोमेन देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है, ऑलराइट। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक्स की तो हमें फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर ही एक और एस्पेक्ट्स देखने को मिलता है जो कि बात करता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। कि अब तो हमने टैक्स रेवेन्यू की बात की लास्ट टॉपिक्स के अंदर, बट हम बात करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो ये क्या होते हैं, पहले बात करते हैं सेंटर के डोमेन के अंदर कि भाई कुछ ऐसे क्या देखने को मिलते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी देखने को मिलते हैं, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। कुछ ऐसे नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ऐसा रेवेन्यू, ऐसा पैसा जो क्या है कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जा रहा है, पर वो कहीं ना कहीं क्या है
टैक्स के थ्रू कलेक्ट नहीं किया जा रहा है, अदर डोमेन्स के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। तो उस पैसे का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब हम सेंटर की बात करते हो, ऐसे कौन कौन से रेवेन्यू सोर्सेज है सेंटर्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें तो पहली चीज़ है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कोइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो प्रॉफिट्स होते हैं, यानी गवर्नमेंट की कंपनीज़ के जो प्रॉफिट हैं, एस्टेट एंड द लैप्सेस हो गया एंड द अदर, ये सारे कुछ क्या हैं, ऐसे नॉन टैक्स रिवेन्यू है जो टैक्सेस के थ्रू जनरेट नहीं किए गए, बट क्या है सेंटर जनरेट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेम ऐसे कुछ स्टेट्स के भी रिवेन्यू देखने को मिलते हैं, जैसे कि इरिगेशन के ऊपर जो भी इरिगेशंस के थ्रू जो भी क्या हो रहे हैं बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं एक्सचेकर्स को। फॉरेस्ट है, फिशरीज़ है, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, एस्टेट एंड लैप्सेस है एंड अदर्स है। ये कुछ रिवेन्यू है जो क्या है कहीं ना कहीं स्टेट जनरेट कर रहा है, जो कि नॉन टैक्स रिवेन्यू है, टैक्स के थ्रू जनरेट नहीं हो रहे हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ऑलराइट, तो देखेंगे आप ये सारे सब्जेक्ट देखें ना कहीं तो ये यूनियन लिस्ट का पार्ट है जो सेंटर कलेक्ट कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये स्टेट लिस्ट के रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट से रेवेन्यू जनरेट देखने को मिल रहा है इन सब चीज़ों के थ्रू, जो कि नॉन टैक्स हैं, फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें कुछ और एस्पेक्ट्स की बात करें तो बात होती है ग्रांट इन एड्स हो गया टू द स्टेट। ग्रांट इन एड्स का मतलब क्या होता है, एक टाइप की एड होती है जो कि क्या है टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट नहीं होती है। एड का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो एक पार्टी दूसरी पार्टी को दे रही है उसके फॉर्म में रिटर्न्स नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल सेंटर जो है वो क्या कर रहा है, सेंटर जो है वो स्टेट को अगर एड दे रहा है तो स्टेट को वो रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर सेंटर स्टेट को क्रेडिट देता है यानी कि लोन देता है तो वो चीज़ें स्टेट को फ्यूचर में रिटर्न करनी होगी और इंटरेस्ट भी भरना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे, फिक्स चार्जेस उसके थ्रू। बट जब ग्रांट की बात करते हैं तो वो क्या होती है, रिटर्न नहीं की जाती है। एक टाइप का हम बोल सकते हैं, एक टाइप का क्या होता है, ग्रांट होती है एक टाइप की हम बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशंस होता है, एक टाइप का जो दे के भूल जाना होता है, वो चीज़ होती है ग्रांट। तो ऐसे कौन से ग्रांट्स देखने को मिलती है स्टेट्स को, तो रिमेंबर 3 टाइप की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, ग्रांट के बारे में बात करता है। जनरली 2 टाइप की ग्रांट होती है, बट कई बार हम देखते हैं अदर ग्रांट्स को भी 3 टाइप की ग्रांट कंसिडर कर लिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करता है तो ग्रांट इन एड्स की बात करता है जो कि स्टेट्स को देनी होती है सेंटर के द्वारा, तो सेंटर देगा स्टेट्स को। 2 टाइप्स की ग्रांट होती है, पहली होती है स्टेचुटरी ग्रांट, दूसरी होती है डिस्क्रिशनरी ग्रांट, और अदर ग्रांट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं 3 टाइप में। फर्स्टली हम बात करते हैं स्टेचुटरी ग्रांट। स्टेचुटरी ग्रांट्स क्या होती है, तो इसके अंदर है आर्टिकल 275। रिमेंबर आर्टिकल 275 एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक द ग्रांट टू द स्टेट हो गया विच आर इन द नीड ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड नॉट टू द एवरेज स्टेट। मतलब 275 क्या करता है, पार्लियामेंट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि आप क्या करो, वेरियस स्टेट जो हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करो, बट ये सभी स्टेट्स के लिए होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है। जिनको फाइनेंशियल नीड है उन्हीं स्टेट्स के लिए होगी। इसके अलावा ऑल्सो द डिफरेंट सम्स में बी फिक्स फॉर द डिफरेंट स्टेट। अलग अलग स्टेट्स के लिए ग्रांट अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सोशियो इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट्स। अगेन इसके अलावा दीज सम्स आर द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एवरी ईयर। आर्टिकल 266 बात करता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम आगे बात करेंगे जब उस चैप्टर्स पे हम होंगे। तो ये जो ग्रांट है कहीं ना कहीं कहाँ से निकल के आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द स्पेसिफिक ग्रांट फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द शेड्यूल एरिया इन द स्टेट इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आसाम। इस ग्रांट के अलावा कुछ ऐसी क्या देखने को मिलती है, हमको स्पेसिफिक ग्रांट्स भी देखने को मिलती है जो वेरियस ट्राइबल्स एरिया जो हैं यानी कि एसटीज़ एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो स्टेचुटरी ग्रांट्स हैं अंडर आर्टिकल 275 बोथ, एक तो जनरल ग्रांट और एक तो स्पेसिफिक ग्रांट। जनरल ग्रांट ये हमने जो बात की वो स्पेसिफिक ग्रांट एसटीज़ के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो क्या की जाती है कहीं ना कहीं आर गिवन टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 में हम देखेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, इसी की रिकमेंडेशन के थ्रू ये स्टेचुटरी ग्रांट जो 2 टाइप की देखने को मिलती है, जनरल ग्रांट और स्पेसिफिक ग्रांट, वो दी जाती है। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन क्या होती है देखने को मिलती है। इसके अलावा सेकेंड टाइप की ग्रांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो देखने को मिलती है हमें डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ये आर्टिकल 282 के अंदर देखने को
मिलती है। ये क्या करती है, तो आर्टिकल 280 थ्रू एम्पावर करता है बोथ द सेंटर एंड द स्टेट को टू मेक एनी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस। बोथ कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकते हैं, ग्रांट दे सकते हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस। रिमेंबर, पब्लिक पर्पस इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं यूज़ होगी ग्रांट। तो पब्लिक पर्पस के लिए सेंटर स्टेट दोनों ग्रांट दे सकते हैं, इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। अंडर दिस प्रोविजन द सेंटर मेक द ग्रांट टू द स्टेट जनरली। अगर उनके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं आता फिर भी वो क्या कर सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट दे सकते हैं, क्योंकि नाम से पता पड़ा डिस्क्रिशन है सेंटर का और डिस्क्रिशन है स्टेट का, अपनी मर्जी से वो दे सकते हैं। बट पर्पस पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट होगा तो फिर वो करप्शंस वाली चीज़ें आ जाएगी। ऑलराइट, इसके अलावा दीज ग्रांट्स आर ऑल्सो नोन एज द डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, द रीज़न बिंग दैट द सेंटर इज अंडर द नो ऑब्लिगेशंस टू गिव दिस ग्रांट्स एंड द मैटर लाइज विद इन इट्स डिस्क्रिशन। के सेंटर स्टेट्स को देगा कि नहीं देगा वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। पर स्टेचूटरी ग्रांट जो है वो कंपलसरी है कहीं ना कहीं, कि स्टेचूटरी यानी कि लॉ के थ्रू बनाई गई ये चीज़ें, ये ग्रांट तो कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस भी करता है एम्पावर, तो ये चीज़ें देनी है। बट डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो क्या है, सेंटर का डोमेन देखने को मिलती है। क्लियर है। इसके अलावा दीज ग्रांट हैव अ टू फोल्ड पर्पस देखने को मिलते हैं, टू हेल्प द स्टेट फाइनेंशियली टू फुलफिल द प्लान टारगेट एंड टू गिव सम लिवरेज हो गया टू द सेंटर टू इन्फ्लुएंस एंड कोऑर्डिनेट द स्टेट एक्शन टू इफेक्चुएट द नेशनल प्लान। तो कहीं ना कहीं वही होता है सोशल वेलफेयर और सेंटर का डोमेन एस्टेब्लाइज करना, ये क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी ग्रांट का पर्पस होता है। इसके अलावा थर्ड टाइप की ग्रांट की बात करें जो कि अदर ग्रांट्स के अंदर आती है, हमें देखने को मिलती है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द थर्ड टाइप्स ऑफ ग्रांट दैट इज़, बट ये जनरली क्या है, टेम्पररी पीरियड के लिए होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है पर टेम्पररी पीरियड्स के लिए। थर्स अ प्रोविज़न हम बोल सकते हैं वॉज मेड फॉर द ग्रांट्स इन द लीव टू एक्सपोर्ट द ड्यूटीज़ ऑन द जूट एंड द जूट प्रोड्यूसिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इनको क्या होता है, ये क्या है, ये कुछ स्टेट देखने को मिलते हैं जनरली हमको इस रीजन में, जो कि क्या है, जूट का प्रोडक्शन मैक्सिमम करते हैं। जूट मतलब पता है ना आपको क्या होता है, जूट की खेती की जाती है, एक टाइप की क्रॉप है ये। जनरली आप देखते हैं कि भाई गेहूं की बोरियां आती है, वीट के बैग देखने को मिलते हैं, पता है, रेसे देखने को मिलते हैं, रेसों के थ्रू उनको पैक किया जाता है, वीट अंदर होते हैं। जनरली गवर्नमेंट्स के तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो राशन शॉप पे हमको देखने को मिलते हैं, इनको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, वहाँ से जनरली ये बोरियाँ देखने को मिलती है। तो ये जूट की बनी होती है। तो ये जूट के प्रोडक्शंस के लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ ये स्टेट हैं जैसे कि भाई आसाम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सेंटर क्या करता है, इस टाइप की ग्रांट देता है जो कि एक टेम्पररी पीरियड के लिए। और ये ग्रांट्स वर टू बी गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 ईयर्स तक, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 के अंदर, वहाँ से 10 ईयर्स तक ये चीज़ें दी गई। और दिस सम्स वर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वर मेड टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। अगेन यहाँ ये जो ग्रांट्स दी जा रही है कहीं ना कहीं ये भी फाइनेंस कमीशंस के रिकमेंडेशंस के थ्रू ही दी जाती है, जो कि अंडर आर्टिकल 280 देखने को मिलता है। ऑलराइट, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, तो आई होप ये तीनों टाइप की ग्रांट आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगर बात करें, एक और एस्पेक्ट बात करें फाइनेंशियल रिलेशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड द गुड्स एंड सर्विस काउंसिल, जो कि अंदर हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 279A। ये क्या बात करते हो, हमें पता है ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया, ये कहीं ना कहीं क्या किसके लिए लाया गया, तो स्मूथ एंड द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्सेस के लिए, कोऑपरेशन एंड द कोऑर्डिनेशंस के लिए बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अभी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कोऑपरेशन एंड द काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट, द जीएसटी काउंसिल वॉज क्रिएटेड। और हमें पता है ये कब इम्प्लीमेंट की गई, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 और 2006 के अंदर 16 के अंदर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई थी जीएसटी बिल लाया गया था और जीएसटी काउंसिल फॉर्म की गई थी अंडर आर्टिकल 279A। तो हम बोल सकते हैं जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रिमेंबर, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आर्टिकल 279A की बात करें तो वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो क्रिएट कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल। तो प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो जीएसटी काउंसिल क्रिएट कर सकते हैं बाय एन ऑर्डर। दिस काउंसिल इज़ अ जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड द स्टेट
इट रिक्वायर टू मेक द रिकमेंडेशन टू द सेंटर इन द स्टेट ऑन द फॉलोइंग मैटर। किस किस मैटर पे जीएसटी काउंसिल क्या कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है। तो देखिए फर्स्ट जो होता है द टैक्सेस एंड द सेस एंड द सरचार्ज लेवी बाय द सेंटर इन द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज दैट वुड गेट मर्ज इन द जीएसटी। सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी जो भी टैक्सेस एंड सरचार्जेस इम्पोज करती है वो कहीं ना कहीं इसमें मर्ज किए गए, उसकी भी रिकमेंडेशन ये देती है कौन कौन से ऐसे मर्ज किए जाएंगे। द गुड्स एंड द सर्विस दैट मे बी सब्जेक्ट टू द जीएसटी और द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी। जीएसटी में क्या इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा ये भी कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करती है। इसके अलावा मॉडल जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लीवी, appropriation of a GST levied on the supply in the course of an interstate trade or the commerce in the principle that govern the place of supply। कहीं ना कहीं इंटरस्टेट ट्रेड होगा, गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा तो क्या टैक्सेस होंगे, किस तरीके से टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे, कौन कलेक्ट करेगा, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कौन रिकमेंड करता है, जीएसटी काउंसिल। इसके अलावा द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्न ओवर बिलो विच द गुड्स एंड सर्विस में भी एग्जेम्प्टेड हो गया। क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होगी कि भाई इसके बीच इसके बिलो अगर चीज़ें की जाती है तो टैक्सेस जीएसटी आपको नहीं फाइल करना होगा। इसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगी, ऊपर होगा तो जीएसटी फाइल करना होगा, नीचे होगा तो नहीं करना होगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट भी कहीं ना कहीं जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा द रेट्स ऑफ इंक्लूडेड इन द फ्लोर रेट्स विद द बैंड ऑन द जीएसटी फ्लोर रेट क्या होंगे वो भी ये डिसाइड करते हैं। एनी स्पेसिफिक रेट और द रेट फॉर द स्पेसिफाई पीरियड टू रेज द एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होंगे वो भी कहीं ना कहीं क्या है, जीएसटी काउंसिल ही डिसाइड करती है। ऑलराइट, इसके अलावा हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें, दूसरे फाइनेंशियल एस्पेक्ट की, तो वो बात करते हैं फाइनेंस कमीशन। जो हम देख रहे थे अभी तक कि फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस पे ही वो तीनों टाइप की यानी 2 टाइप की खास करके ग्रांट जो है वो इशू की जाती है। एक तो कौन सी थी, स्टेचूटरी ग्रांट, और एक अदर ग्रांट। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन उसके रिकमेंडेशन से ही देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन जो कि क्या करता है, एक टाइप की हम इसको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। क्वाज़ी जुडिशियल का मतलब क्या है, क्वाज़ी यानी कहीं ना कहीं हाफ जुडिशियल बॉडी है, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है और जो वायलेटर्स होते हैं कहीं ना कहीं उनके ऊपर थोड़ी जुरिडिक्शंस यानी कि जुडिशियली पावर भी थोड़ी बहुत इसे देखने को मिलती है। अगेन ये कौन किया जाता है, प्रेसिडेंट जो है इसको क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं एवरी 5 ईयर, और 5 ईयर से पहले भी इसको फॉर्म किया जा सकता है। ये जनरली क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को किन किन मैटर में। तो देखिए मैटर्स क्या हो सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड द अलोकेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ द सच प्रोड्यूसिंग। भाई सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस का शेयर होगा वो कितना होगा, विद इन द सेंटर विद इन द स्टेट्स कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सेंटर स्टेट के बीच में क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्सेस। हम बात करेंगे जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे ये क्या होती है। इसके अलावा द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड हो गया टू द स्टेट बाय द सेंटर। क्या क्या चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जाएगी, ग्रांट किस टाइप्स की होगी वो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। इसके अलावा द मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड द सप्लीमेंट हो गया द रिसोर्सेज टू द पंचायत। भाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, हर एक स्टेट का अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट देखने को मिलता है। लोकल बॉडी भी कुछ टैक्स इंपोज करती है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना, किस तरीके से वो चीज़ें फॉलो कर दे तो चीज़ें सही हो सकती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कौन प्रोवाइड करता है, फाइनेंस कमीशन। इसके अलावा एनी अदर मैटर रिफर टू इट हो गया बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ों के लिए बोलेगा फाइनेंस मैटर से रिलेटेड तो वो भी कहीं ना कहीं क्या है, फाइनेंस कमीशन को करनी होगी। अब हम देखते हैं कि 1960 तक क्या था। द कमीशन ऑल्सो सजेस्ट अमॉन्ग्स द अमाउंट पेड टू द स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड द वेस्ट बंगाल इन द लीव ऑफ द असाइनमेंट हो गया ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीडिंग इन द ईच ईयर ऑफ द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट। हमने बात की कि भाई ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट के स्टेट थे उनको जूट के लिए जो ग्रांट दी जाती थी टिल 1960 तक ये भी रिकमेंड करता था कहीं ना कहीं कौन, फाइनेंस कमीशन करता था। इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन एनवेजाइज द फाइनेंस कमीशन इज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो हम अगेन क्या करता है, सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंस के शेयरिंग को लेके एक बैलेंस बनाता है ये कौन, फाइनेंस कमीशन। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। इसके अलावा एक और रिलेशन हम देख लेते हैं जो कि ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट या स्टेट इंटरेस्ट। ये चीज़ें क्या हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है
कि हमें देखने को मिलते हैं कुछ प्रोटेक्शन जो कि स्टेट के इंटरेस्ट की बात करते हैं। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो पार्लियामेंट अगर लेके आएगी तो उसको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं क्या करना होगा, स्टेट जो है उनसे परमिशन लेनी होगी। To protect the interest of the state in the financial matter, the Constitution laid down that the following bills can be introduced in the Parliament on the recommendation of the President। कि भाई स्टेट असेंबली तो नहीं, बट प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही कुछ बिल ऐसे होंगे जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ये बिल क्या होंगे, जैसे कि अ बिल विच इम्पोजेज वेरियस एनी टैक्सेस, इम्पोज और वेरीज द एनी टैक्सेस और ड्यूटी विद द स्टेट आर द इंटरेस्टेड। स्टेट की डोमेन के अंदर जो टैक्सेस है उसको वेरी कर रही है कोई भी बिल, तो अगेन प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी। अ बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एग्रीकल्चर इनकम एज अ डेफिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ द एनेक्टमेंट रिलेटेड टू द इंडियन इनकम टैक्स। भाई एग्रीकल्चर टैक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको लेके। अ बिल विच अफेक्ट द प्रिंसिपल ऑन विच द मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एबल टू द स्टेट, यानी कि स्टेट्स के साथ जो भी शेयर की जाती है मनी उससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न होगा बिल के अंदर, तो वो भी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के थ्रू ही आएगा। अ बिल विच इम्पोज द एनी सरचार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक टैक्स और द ड्यूटीज़ फॉर द पर्पज़ ऑन द सेंटर। कोई ऐसा बिल है जो सरचार्ज और सेस कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या है इम्पोज किया जा रहा है, तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट होती है पार्लियामेंट में बिल लाने से पहले। क्लियर। और द एक्सप्रेशन टैक्स और द ड्यूटी इन विच द स्टेट आर द इंटरेस्टेड मीन्स मतलब टैक्स का मतलब क्या होता है, टैक्स और ड्यूटी इन विच द स्टेट इंटरेस्टेड का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग होता है कि ऐसा टैक्स और द ड्यूटी और द होल पार्ट ऑफ द नेट प्रोसीडिंग जहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें स्टेट की थी, स्टेट के डोमेन में थी, तो उसको बोला जाता है टैक्स और ड्यूटी इन विच द स्टेट आर इंटरेस्टेड। कहीं ना कहीं क्या है स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की बात करें हम, है ना, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स की बात करें, लीकर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाए वो क्या है कहीं ना कहीं स्टेट का डोमेन है। बट क्या हो रही है, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल लाती तो अगेन उसे क्या होगा, प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा टैक्स और द ड्यूटी बाय द रेफरेंस टू द नेट प्रोसीडिंग वेयर द सम आर फॉर द टाइम बिंग पेएबल आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा टैक्स है जो कहीं ना कहीं क्या है स्टेट को पे किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, वहाँ भी क्या है प्रेसिडेंट की अनुमति की रिक्वायरमेंट होती है। और नेट प्रोसीडिंग का मतलब याद रखना क्या होता है कि भाई टैक्स कलेक्ट किया जाता है और टैक्स कलेक्ट करने में भी कुछ खर्चा होता है, तो वो खर्चा होने को अगर हम माइनस करें, फॉर एग्जांपल से हम समझे 1000 रुपये टैक्स कलेक्ट किया गया, इसको कलेक्ट करने में जो भी मैन पावर लगा उसमें लगभग फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ खर्चे हुए, तो 1000 माइनस 50 950 जो होगा वो क्या होगा नेट प्रोसीडिंग होगी, और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो नेट प्रोसीडिंग क्या होगी 950 होगी। तो इस तरीके की नेट प्रोसीडिंग का मीनिंग होता है, जो कि और नेट प्रोसीडिंग ही कहीं ना कहीं क्या होती है सेंटर और स्टेट के बीच में शेयर होती है, क्योंकि ये तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है ना मेन पावर लगाने में, तो उसको तो गिना ही नहीं जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये कुछ हमें इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं जो कि क्या है फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, सारे जो फाइनेंशियल रिलेशंस की हमने बात की, और 2-3 टॉपिक बाकी है फाइनेंशियल रिलेशन से रिलेटेड जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स इन द सेंटर स्टेट रिलेशन, कि भाई ये जो हम तीनों ने हमने बात की कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, लेजिस्लेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन हमने बात की, इसका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है, अभी प्रेजेंटली ट्रेंड्स क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। फाइनेंशियल रिलेशन में जो डोमेन हमने बात की है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फाइनेंस कमीशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड द काउंसिल, ग्रांट इन एड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, आपको चीज़ें समझ आई होगी आई होप। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चंस पूछिए, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी रीच मैक्सिमम हो और हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें, जो ऐसे एस्पिरेंट हैं, नॉन एस्पिरेंट है, जो अवेयर रहना चाहते हैं, उन तक पहुंच सकें। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए